और जो एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। इसमें जितना टॉपिक को कवर किया उसमें जेई के क्वेश्चन भी है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हो, प्रैक्टिस पेपर सबको मिला दिया। तो पहला कूलम्स लॉ, फिर उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सेगमेंट बनाएंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कंप्लीट होगा। तो टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे। पहले क्या था, पूरा एक चैप्टर पढ़ते थे, तो टॉपिक वाइज करेंगे तो कंटेंट्स हमारा लिमिटेड होगा। ठीक है, और यही आपको पूरा ब्रीफ एक जगह पर कर रहा है। तो जैसे सिंपली मान लो कि हम पहले चैप्टर में आ रहे हैं। तुम लोग आओ क्लास में, लेट क्यों हो? हैं? इतना टाइम नहीं लगाया करो। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो कूलम्स लॉ स्टार्ट किया, तो चार्ज ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड महसूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर लिखा भी, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन दिमाग में रखना है चार्ज का। अब यहां पर चार्ज बॉडी एक फोर्स एक्सर्ट करता है नियर बाई बॉडी को। एक पार्टिकल या एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट किया, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही दिमाग में रखना है कि अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में रखना। अब चार्ज क्यों है? अब इस चार्ज का नेचर ऑलरेडी जब हम लोग एंशियंट टाइम में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक हिस्टोरिकल व्यू, जिसमें 6000 बीसी में थेल्स ऑफ माइलेटस ने ऑब्जर्व किया, तो एक हम लोगों ने येलो रिसाइनस सब्सटेंस, जिसको हम लोगों ने निगेटिवली चार्ज कहा, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन अंबर कहा था। इसलिए इसका एंशियंट नेम जो है वो दिमाग में रखना है कि रिसाइनस है, और पॉजिटिव चार्ज का विट्रस है। इसको विलियम गिलबर्ट ने डेवलप किया। तो साइंटिस्ट का नाम भी दिमाग में रखना है कि नेगेटिव हो गया, इसको बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो नेचर ये आ गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका यूनिट कूलम है, डायमेंशन याद रखना है, Q इजिकल टू आई इंटू टी, तो एम्पियर टाइम हो गया, और मास और लेंथ पर पावर 0 हो गया। ठीक। अब इसके बाद ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज का एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इनिशियल स्टेज में हम लोगों को पता चला। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। चार्ज हम लोग जब भी बात करेंगे तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल। अब ये चार पार्टिकल कॉमनली, तो हम लोगों को चार्ज दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन हम लोग लिखते हैं 1h2, तो चार्ज उतना ही रहता है, मास उसका ट्वाइस हो जाता है, तो चार्ज उतना ही रहा। अल्फा पार्टिकल को हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं 2He4। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसलिए ट्वाइस हम लोग यूज करेंगे। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक। अब हम लोग चार्ज के एमकेएस यूनिट जान रहे हैं, सीजीएस यूनिट भी जान रहे हैं। तो सीजीएस के दो यूनिट होते हैं, एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ईएससी ऑफ चार्ज जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन। ईएमई ऑफ चार्ज लिखेंगे तो एब कूलम लिखेंगे। इसलिए यहां पर इन तीनों में रिलेशन 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम और 1/10 एब कूलम। ये वैल्यू हम लोगों को याद रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाए कि चार्ज ट्रांसफरेबल है। एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया तो एक का चार्ज दूसरे में ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो कि सिंपली इसी को हम लोग प्रोसेस को कंडक्शन भी कहते हैं।
कि एक चार्ज बॉडी है, एक पर चार्ज क्यू है, दूसरे को अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो गया। तो ये q प्लस 0/2, इट मीन्स q/2। तो दोनों पे चार्ज q/2 मिल गया। इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। इसलिए चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाए। ये सारे प्रॉपर्टीज दिमाग में रखें। चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है टोटल चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। जब भी चार्ज फॉर्म होगा, एपियर होगा, डिसएपियर होगा, एक साथ होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग एक ग्लास स्लैब लेते हैं या सिंपली ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ। तो इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, तो दोनों पे चार्ज 0। जब उसको रब करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज का फॉर्मेशन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आफ्टर रबिंग भी दोनों पर चार्ज 0। तो ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल याद होगा, पेयर प्रोडक्शन पढ़ाया था कि जब गामा या सिंपली गामा फोटोन स्ट्राइक करता है तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल रिलीज होते हैं, एक पर पॉजिट्रॉन और एक पर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का चार्ज जोड़ दे तो फाइनली 0 आ जाता है। फिर हम लोगों ने एनिहिलेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों कंबाइन हो जाते हैं और रिलीज करते हैं अपने रेस्ट मास एनर्जी। तो वहां भी इनिशियली दोनों पर चार्ज 0 और बाद में भी चार्ज 0। ठीक, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। अब नेक्स्ट से कहता है कि ये बेस्ट एग्जांपल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहता है चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इतना ही याद रखना है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ई एनी। तो n यहां पर क्या हो गया, बिलोंग्स टू एन इंटीजर। n कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1/2 में नहीं हो सकता। ठीक, लिख भी दिया। अब कोई भी बॉडी पर चार्ज है तो वो ऐड होता अलजेब्रिकली। मान लो कि एक चार्ज बॉडी, उस पर चार्ज Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है। तो क्या कर देंगे, नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब चार्ज का एडिशन अलजेब्रिकली होगा। सिंपल अलजेब्रा यूज कर लेना है। प्लस वाले को एक साथ रख देना, माइनस वाले को एक साथ रख। ठीक, यही जैसे मान लो एक चार्ज बॉडी, यही हमने लिखा है कि Q1 Q2 पॉजिटिव है मान लो, और Q3 Q4 नेगेटिव है और Q5 पॉजिटिव है। तो नेट चार्ज इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये चीज क्वांटाइजेशन में हम लोगों को दिमाग में रखना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर n इज इक्वल टू, n कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, आर्यन साहब दिमाग में रखेंगे, इसलिए वो स्लोली इसको याद करते जाएंगे और बस लिखना उस पर बाकी रह गया था आर्यन, और उसके सर पे सवार है भय। ठीक, और आप कहां थे हर्ष साहब? फीवर लगा था। तुम 11th में जितना तुम्हारा वेट डायमेंशन था उतना ही 12th में है, और इस बीच में तुम कितनी बार बीमार पड़े, तुम्हारे डायमेंशन में कोई फर्क नहीं आया। तुम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बन जाओगे। कशिश को हर वीक में हेल्थ इशू हो जाता, हर वीक में एक दिन, फिर कल ठीक हो जाएगा, फिर अगले वीक में किसी न किसी दिन हेल्थ इशू हो जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि जैसे हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो कप ऑफ वाटर सिंपल हमने बता भी रखा है कि हम लोग इस समय मास ऑफ सब्सटेंस कप ऑफ वाटर के लिए 250 ग्राम यूज करेंगे। तो सबसे पहले n हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो n निकालने का तरीका क्या बताया था? n निकालने का तरीका भी जस्ट क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वाटर मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। और हमने कहा कि इसका मास सब्सटेंस का 250 बाई मॉलिक्यूलर मास 18।
इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 से n फाइंड कर लेंगे। अब n इज इक्वल, और n जब फाइंड कर लिया तो इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कूलम। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बॉडी हैज एक्वायर्ड ए चार्ज ऑफ 80 कूलम थ्रू ए पर्टिकुलर प्रोसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी। कितने नंबर, डिफरेंस कितना कह रहा है, देख लो ध्यान से। चार्ज ऑफ 80 कूलम, तो Q की जगह पर 80 पुट कर दिया, इज इक्वल टू, कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहां पर ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे। ठीक, Ne, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड करके Ne माइनस Np निकाल लेंगे। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10, 100 ग्राम हो गया, और ये इसके मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करने N का वैल्यू निकल जाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने डील कर लिया। ठीक है, अब आ जाए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कितने मेथड, तो सिंपली 3 मेथड। एक प्रोसेस कंडक्शन, दोनों बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं, और एक हमारा इंडक्शन होता है कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नियर लाते विदाउट कांटेक्ट, और एक हमारा रबिंग से होता है। इसका मतलब 3 प्रोसेस हो गया चार्जिंग का, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। ठीक, तो यही हमने यहां पर फिगर से आपको एक तरह से समझा दिया कि कंडक्शन में दोनों बॉडी कांटेक्ट में रहेगा, इंडक्शन में दोनों बॉडी अलग होगा। और यहां पर ये अर्थिंग का बिहेवियर पता है कि कोई भी बॉडी अपने चार्ज का शेयरिंग अर्थ के साथ करता है, उस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। और यहां पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दोनों के बीच फ्रिक्शन हुआ तो ऑब्वियसली ये आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए हमने एरो ऐसे दिखा दिया, दिमाग में रखना है आपको। ठीक, अब यहां पर ये जो प्रोसेस है कंडक्शन और इंडक्शन, ये कंडक्टर के केस में होगा, फ्रिक्शन में दोनों हो जाएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए। ठीक, यहां पर एक्चुअल कांटेक्ट जरूरी है और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी जरूरत पड़ेगी, और यहां के केस में ठीक है ये एक्चुअल कांटेक्ट इसमें इंडक्शन में नहीं होगा, और इनिशियली चार्ज क्या होगा, जो चार्ज बॉडी जो चार्ज हो रहा है बाद में, पहले तो न्यूट्रल है, और इस कंडीशन में दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर हो सकते हैं। ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाए कूलम्स लॉ। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट या चार्ज जो रेस्ट में है उसके लिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मैथमेटिकली ये हमारा रिजल्ट आता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है। और के हम लोग जानते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस और फिर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब यहां पर जैसे एक प्लस और एक माइनस, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, इसने Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पर लगाया। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर के हमने लिख भी दिया है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब यहां पर एम केस में जब हम लोग दिमाग में रखेंगे तो यहां पर के यूज करेंगे, सीजीएस में के का वैल्यू 1 हो जाता है, एम केस में न्यूटन में आएगा, चार्ज कूलम में रहेगा, आर मीटर में रहेगा, सीजीएस में Q1 Q2 क्या रहेगा, स्टार्ट कूलम में रहेगा, आर सेंटीमीटर में रहेगा, तो फोर्स का वैल्यू डाइन में आएगा। ठीक, अब आ जाए जैसे यहां पर दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये दिखाया। तो यहां पर देख लो, सिंपल है, तरीका दिमाग में रखना है कि 1 पे या Q1 पर Q2 ने
रिपल्सन शो किया तो डायरेक्शन इधर हो गया, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। ठीक, वैसे ही उस पर भी लिखा है, दोनों पर, एक पर पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो F21 और F12 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिमाग में रखना है 8.854 इंटू 10⁻12। यूनिट भी याद रखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस के का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो फोर्स को हम लोग जब भी वैक्यूम में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और उसी का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। ठीक, अब मीडियम में जब लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मीडियम के लिए क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और दोनों का रेशियो याद रखना है, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये दिमाग में रखिएगा। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर वाटर, एप्सिलॉन आर फॉर वाटर 80 होगा, एयर के लिए 1 और कंडक्टर के लिए इंफिनिटी। ये तीन न्यूमेरिकल वैल्यू सबको याद रखना है। ठीक, अब कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो यहां पर जैसे हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 है, तो Q1 पर फोर्स एक्सर्ट हुआ बाई Q2, ये डायरेक्शन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बाई Q2 लेफ्ट साइड होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 राइट साइड। इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया, यहां से ओरिजिन से R1, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R2 ले लिया। अब डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं 1 से लेके 2 तक, तो हम लोग R12 टुवर्ड्स राइट लिखेंगे। 2 से 1 तक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो R21 इधर लिखेंगे। ठीक है, ये R2 होना चाहिए, इसको R2 कर लेंगे। ठीक है, वो कट एंड पेस्ट की वजह से ऐसा, तो यहीं पर लिखा, लिख भी दिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 का मतलब जिस पर, मतलब जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है उस पर फोर्स लगता है, दूसरा सबस्क्रिप्ट Q2 होता है। तो F21 का मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। ठीक, अब यहां पर जब भी हम लोग फोर्स इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा टर्म जो हमने ग्रीन कलर से दिखा रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और आर कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू लिखा, अब वैल्यू कैसे आ रहा देख लीजिए। F12 का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं R21, इसका मतलब R21 F12 का डायरेक्शन 1 है, इसलिए यहां पर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से F12 की जगह F21 लिखेंगे, तो यहां पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? R12 और ये R12 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए फाइनली F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बताता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक्सर्ट कर। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही, थोड़ा सा नोट्स को चेंज भी किया है, ध्यान दीजिएगा। अब आधे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे हैं। अब यहां पर हमको एक नेट फोर्स निकालना है Q पर, तो Q1 एक्सर्ट करेगा, Q2 एक्सर्ट करेगा, Q3 भी एक्सर्ट करेगा, Q4 भी एक्सर्ट करेगा। तो नंबर फोर्सेस, अब नेट फोर्स कैसे निकाल रहे हैं? तो जैसे Q1 ने एक्सर्ट किया तो Q1 का डायरेक्शन नीचे दिखा है F1, Q2 रेड कलर से दिखा है F2, येलो कलर से F3 दिखाया, और फिर व्हाइट कलर से F4 दिखाया। तो नेट फोर्स लग गया, और नेट फोर्स क्या होगा? सबका वेक्टर सम। इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन Q1 एंड Q F1, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन Q एंड Q2 F2, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन Q एंड Q3 F3, इसी तरह से Q4 के कारण टोटल फोर्स का सम हो जाएगा। और ये सम हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा, जिसमें हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा यूज करेंगे। ठीक, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे से जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो टोटल फोर्स जब भी हम लोग निकालते हैं तो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर? चलिए, अब आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है?
जैसे पहला टाइप कहता है कि यदि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस कह दे क्वेश्चन में कि वो वेट ऑफ द ईदर किसी एक चार्ज के वेट के बराबर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को mg के बराबर कर देंगे। अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब F की जगह पर 0.5 mg हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, और दो इलेक्ट्रॉन है तो E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाए। और यही फॉर्मूला हमने यूज किया, रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या कहा यहां पर, हिंट आपको क्या दिया, mg। तो mg की जगह पर क्या गया, 0.5 ऑफ वेट मींस 0.5 mg इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, और यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर, और इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन g का वैल्यू 9.8 या 10 यूज कर लिया। लेफ्ट साइड में ये 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डाला, यहां भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डाला, सिंप्लीफाई किया तो r का वैल्यू 7.19 मीटर आ गया। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्म क्या है इसको समझते हैं। कहता है इफ द टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यदि मीडियम में डालते हैं तो फॉर्मूला याद रखना, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में कहता है कि दो पॉइंट चार्ज को हमने सर्टेन डिस्टेंस पे रखा और एक फोर्स एफ एक्सर्ट किया। अब कहता है कि इसी को हम जब डायलेक्ट्रिक में डाल देते तो उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। तो ऑलरेडी हम लोग कहता है कि सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एम। तो यहां पर ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया, और ये 1/4πε यूज कर लेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। ये क्वांटिटी कैंसिल, 1/4π कैंसिल हो गया, 1/ε इज इक्वल टू एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी जस्ट बताया कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन को क्या लिख देंगे, के, और यहां पर ये डिस्टेंस हमारा यदि आर नहीं काटना है, ये आर को छोड़ देना है, वो Q1 Q2 कैंसिल होगा, तो ये आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके लिए डिस्टेंस हम लोग यहां पर देखो, पहले इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, के एप्सिलॉन नॉट, और इसको डी मान लेंगे। इसका मतलब यहां से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तुम लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता है। मीडियम में 1/4πε को के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, Q1 Q2, और यहां पर डिस्टेंस d यूज कर लिया, बस यही तो काम किया। अब ये क्या बन गया भाई, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k, और क्या बचा, डी स्क्वायर बचा, यही तो लिखा हमने। इसमें परेशान हो गए थोड़ा सा, तो क्या आंसर आ जाएगा जल्दी से बता दो, क्विक। अब देख के बोलोगे, r/√k। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट फॉर्म क्या कहता है, कहता है कि दो चार्ज बॉडी आइडेंटिकल चार्ज पिथ बॉल की तरह सस्पेंडेड है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स इधर लगा। इनिशियली दोनों चार्ज बॉडी इस तरह से है, दोनों चार्ज बॉडी ऐसे हैंग किया हुआ है, मान लो। अब दोनों के बीच आइडेंटिकल चार्ज, तो रिपल्सन हुआ, तो फाइनली ये फिगर में ऐसे ड्रॉ हो गया।
और इसका एक एंगल फॉर्म किया, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर एक्ट किया, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर एक्ट किया, और ये रिपल्सिव फोर्स के लिए डिस्टेंस ये हो जाएगा। टेंशन इसके अलोंग टी एक्ट करेगा, तो ये एंगल थीटा फॉर्म किया, तो इसके एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर के कंपोनेंट टी साइन थीटा, और इसका वेट mg। इसका मतलब टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन करेगा? mg बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा को फोर्स F बैलेंस करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग निकाल लेंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकालेंगे, यही हमने लिखा है स्टेटमेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में टी साइन थीटा को F बैलेंस किया, टी कॉस थीटा को mg, तो tan थीटा F बराबर F/mg। अब यहां पर फोर्स दोनों के बीच क्या लग रहा है वो दिमाग में रखना है। तो फोर्स के लिए ये डिस्टेंस काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, इसका मतलब ये क्या बना? L साइन थीटा। तो x की जगह पर क्या वैल्यू आ गया? 2L साइन थीटा। अब फोर्स का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो फोर्स कैसे निकाला ये देखो ध्यान से, क्या फोर्स है? देखो F/mg है, तो F न्यूमरेटर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये आ गया, और ये 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। या इसको हम x लिख देंगे और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? mg बनेगा। यही रिजल्ट लिखा। अब जैसे क्वेश्चन में रहेगा, मान लो कि tan थीटा की जगह पर या sin थीटा की जगह पर थीटा ना रह के उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जब एंगल काफी स्मॉलर होता है तो रेडियन में sin थीटा को थीटा लिखते हैं और tan थीटा को थीटा लिखते हैं, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब यहां पर हम लोगों को ये वैल्यू यदि नहीं पता और सिर्फ ये पता है तो इससे भी निकाल सकते। तो sin थीटा का वैल्यू हमारे लिए क्या आ गया? ये परपेंडिकुलर क्या बन गया? x/2 बन गया, ठीक, और हाइपोटेन्यूज L हो गया। तो हम tan की वैल्यू ना निकाल के डायरेक्टली sin से भी निकाल सकते, ठीक। ये फॉर्म यूज कर लेना। अब इससे रिलेटेड हमारा सवाल क्या हो सकता है, तो सवाल देख लीजिए क्या बनता है, देख लेते हैं। कहता है कि जैसे मान लो कि इस पूरे एपरेटस को हम किसी लिक्विड में डाल दें और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, तो अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई का सवाल है ये। तो फोर्स अभी क्या निकाला? वैक्यूम में mg tan थीटा, और मीडियम में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? सिर्फ g बदलेगा, tan में कोई फर्क नहीं। F0/Fm इज इक्वल टू क्या बना? g/g डैश। g डैश ऑलरेडी मीडियम के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस सिग्मा बाई रो। सिग्मा क्या है? लिक्विड का डेंसिटी है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द बॉल, जो पेंडुलम है या सिंपल जो पिथ बॉल है। अब इसका वैल्यू डाल दो, g/g डैश को g 1 माइनस सिग्मा बाई रो। F0/Fm क्या कहेगा? ये कैंसिल हो गया। F0/Fm को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखेंगे, तो 1/1 माइनस सिग्मा बाई रो। ये फॉर्म में आ गया, इनवर्सली होगा ये। एक मिनट, F0/Fm की आ गया ना? हाँ, यहां पर ये रेशियो गलती लिखा गया था, Fm/F आ रहा है। हम लोग F0/F लिखते हैं, इसको मिस्टेक को टिक कर लोगे, ठीक है ना? चल, हो गया, समझ में आ गया। कुछ एरर भी पकड़ में आ जाता है। अब कहता है कि यदि पूरे एपरेटस को हम स्पेस क्राफ्ट में रख दें तो क्या होगा? तो सिंपल देखो ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वैसा ही रह गया, देयर इज नो ग्रेविटी। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग और पेंडुलम यहां था, ये यहां आ जाएगा, ये यहां था, यहां आ जाएगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यदि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है तो ये भी L हो गया,
अब इन दोनों के बीच फोर्स ये एक्ट किया, तो F इजिकल टू क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू क्यू, और डिस्टेंस यदि यहां R हम लोग यूज कर रहे हैं तो R का मतलब हो गया 2L, तो यहां पर 2L का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि यहां पर जैसे एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे दो चार्ज बॉडी को रखा, दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द चार्ज बॉडी, उन दोनों के बराबर हो गया। इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बराबर, फ्रिक्शन के बराबर। तो कहता है if the 2 point charges stay in equilibrium on a horizontal table then force of friction is equal to 1/4πε0 by Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को म्यू, नॉर्मल की जगह पर mg पुट कर देंगे। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, देखो कहता है दो ब्लॉक है, चार्ज दे रखा 10⁻⁷, इस पर भी चार्ज 10⁻⁷, उस पर भी 10⁻⁷, मास दे रखा 5 ग्राम, कहता है इक्विलिब्रियम में है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दोनों ब्लॉक के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। एज्यूम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ईच ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू, कैलकुलेट। तो क्या आ जाएगा, म्यू mg इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। आ गया समझ में? ये भी ऐड कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए। अब यहां पर कहता है कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स है, जिस पर अनइक्वल चार्जेस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंशन रहे तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, इसका मतलब अट्रैक्शन रिजल्ट आता है फोर्स नेगेटिव, तो -0.18, 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, ये, इससे हमको क्या मिलेगा, Q1 Q2 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर कहता द स्फीयर्स आर ब्राउट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड। Q1 और Q2 दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, तो कांटेक्ट में लाने से ट्रांसफर ऑफ चार्ज, प्रोसेस कंडक्शन, दोनों पे चार्ज का शेयरिंग, Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, 0.1, 0.0144 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, और यहां पर दोनों पे चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2 है। एक पर इतना चार्ज, दूसरे पर भी उतना ही, इसलिए होल स्क्वायर। और यहां पर कहता है देयर सेपरेटेड बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब यहां भी ये वैल्यू 0.5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, Q1 प्लस Q2 निकलेगा। अब एक Q1 Q2 पता है और दूसरा Q1 प्लस Q2, एक का वैल्यू दूसरे में डालो और Q1 और Q2 को सॉल्व कर लो। ठीक, अब ये चूंकि फास्ट क्लास इसलिए हम तो सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको करना है। वही देखिए, पहले स्टेप में Q1 Q2 निकाल लिया, दूसरे स्टेप में Q1 प्लस Q2, और सिंपल a प्लस बी पता हो और a b पता हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे a प्लस बी, a माइनस बी निकल जाएगा। और दोनों इक्वेशन में एक a प्लस बी है और एक माइनस बी है, दो लीनियर इक्वेशन बन गए, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि यहां पर 3 चार्ज बॉडी, एक पर Q1 Q2 Q3, Q1 पर पॉजिटिव है, Q2 पर नेगेटिव, Q3 पर पॉजिटिव है, और ये Q1 पर टोटल फोर्स निकालना है। इसका मतलब Q1 और Q2 के बीच अट्रैक्शन, Q1 और Q3 के बीच रिपल्सन, और ये नेट फोर्स लगेगा। ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों के बीच का एंगल 120 हो जाएगा। तो नेट फोर्स हम पहले F1 निकाल लेंगे, F1 का मैग्नीट्यूड, तो F1 किसके किसके बीच लग रहा है, Q1 Q2, तो 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू डाला, Q2 का वैल्यू डाला, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। फिर हम लोग निकाल लेंगे Q1 और Q3 के बीच, इसका नाम F3 रखा है,
ये वैल्यू डाल दिया और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 120। ये वैल्यू डाल करके सिंप्लीफाई कर देंगे। सारे पार्ट को कोशिश किया है कि एक साथ हम लोग यूज कर लें। अब कहता है कि एक मास m चार्ज कैरी कर रहा है Q1 और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द चार्ज माइनस Q2। ठीक, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और स्पीड फाइंड करना है। तो यहां पर जैसे ये Q1 और Q2 है, Q2 नेगेटिवली चार्ज है, Q1 पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये फोर्स हमारा टेंजेंशियल होगा। ठीक, तो अब ये अट्रैक्शन जब हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस कंडीशन में हम लोग ये यूज कर लेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये वैल्यू से हम लोग ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये थोड़ा सा, हाँ ठीक, यहां ओमेगा डायरेक्टली यूज कर लिया है, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी यूज करके टाइम पीरियड निकाल। ठीक, और वेलोसिटी जब आपको फाइंड करना है तो mr ओमेगा स्क्वायर को mv स्क्वायर बाई आर पुट कर दोगे, उससे वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी का। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाइए। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट में जैसे दो चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये दोनों चार्ज का पोजीशन दे रखा है L और माइनस L, मतलब एक ओरिजिन के लेफ्ट है, एक ओरिजिन के राइट है। ठीक, अब कहता है कि उन दोनों के बीच में एक माइनस Q चार्ज है। अब माइनस Q चार्ज है, उसको कहता है कि हम डिस्प्लेस किए, यहां पर माइनस Q चार्ज है और इसको हम डिस्प्लेस करके पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस पर ले गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहां से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे और ये चार्ज यहां से यहां। अब ये माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज में एक फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक, और इसमें भी अट्रैक्टिव, तो रिजल्टेंट किधर आ गया, नीचे। अब इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो एक कंपोनेंट किधर बनेगा भाई, F के कंपोनेंट, ये थीटा है तो F cos थीटा इधर, F sin थीटा इधर। ये क्यों नेट लगा वो भी देख लो, बहुत इजी है। एक फोर्स जो इधर लगा, इन दोनों के बीच में उसका डायरेक्शन ये है, ये एंगल थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट क्या बन गया, F cos थीटा बना, और इधर का कंपोनेंट क्या बना, F sin थीटा बना। फिर इस F का ये एंगल थीटा बना, तो इधर का कंपोनेंट क्या बन गया, F cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट F sin थीटा बन गया। साइन वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगा, F नेट इज इक्वल टू 2F cos थीटा। ठीक, अब ये K Q है इन दोनों के बीच, बाय डिस्टेंस ये हम लोग निकाल लेंगे, इसको R मान लें, ये हमारा Y है और ये डिस्टेंस हमारा L/2 हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ये वैल्यू डाल देंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो L/2 प्लस Y स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो गया, और cos थीटा का वैल्यू हम लोग डाल देंगे बेस Y बाई हाइपोटेन्यूज अंडर रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ये थोड़ा सा हड़बड़ी में लिख दिया है, इसलिए सबसे बेस्ट उपाय हम इसको R लिख दे रहे हैं, सबसे इजी है। तो ये डिस्टेंस क्या आ गया, R स्क्वायर बन गया, ये R हो गया, और ये बन गया R क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो L/2 का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, और ये रूट है तो पावर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो, 3/2। क्लियर, तो ये नेट फोर्स का वैल्यू निकल गया। देख ले, रिजल्ट हम लोग का यही है, इसी फॉर्म में। अब देखो फोर्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यहां पर क्या कंडीशन आ जाएगा, आर का वैल्यू भी लिख दिया। ठीक, अब कंडीशन क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लेंथ से काफी स्मॉलर है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, चूंकि SHM बनेगा ये, क्योंकि पार्टिकल यहां पर क्या हो रहा है, ऑलरेडी इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, ऑसिलेशन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेट फोर्स ये लग गया,
और ये जब भी F इज इक्वल टू के वाई होता तो K को हम लोग स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता 2 π√m/k। तो m/k का वैल्यू ये डाल देंगे और इससे टाइम पीरियड निकल। क्लियर? आ गया समझ में? अब नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तीन तरीके का इक्विलिब्रियम, एक चार्ज पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करें अपने इनिशियल पोजीशन से और वो चार्ज अपने पोजीशन पर आ जाए तो उसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, तो पहला हमारा व्हेन ए चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन it has a tendency to return back to its initial position, then it is said to be in stable equilibrium. यदि वो रिटर्न बैक नहीं होता तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और फिर वहीं रह जाता जहां डिस्प्लेस किया तो उसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये गलत है, यहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है ना? वो बाय मिस्टेक थोड़ा प्रेशर है काम का तो ऐसा होता। अब इसी पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक Q और 4Q है, इनके बीच का सेपरेशन L है, तो एक थर्ड चार्ज को इसको बीच में रखा और कहता है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो उस कंडीशन में x का वैल्यू नहीं, कहां रखें, तो हमने यहां पर रखा, तो इसको फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस x मान लिया। तो इन दोनों में रिपल्सन और इन दोनों में रिपल्सन। ठीक, तो इन दोनों में जो रिपल्सन होगा वो आ गया A के कारण तो FCA और B के कारण FCB। तो इन इक्विलिब्रियम FCA इज इक्वल टू FCB। तो फोर्स बिटवीन CNA एंड फोर्स बिटवीन क्या आ गया CNB, दोनों को इक्वल करोगे तो X का वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो दो पॉसिबल कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन ये आएगा कि हम A पर सारा फोर्स निकाल लें या B पर सारा फोर्स निकाल ले, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो A पर निकालेंगे तो C A को रिपेल करेगा, B A को रिपेल करेगा। ठीक, और B पर निकालेंगे तो A B को रिपेल करेगा, C B को रिपेल करेगा। तो कंडीशन देख लीजिए, या तो हम A पर निकाल लें या हम B पर निकाल लें। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन A इज इक्वल टू 0 या नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन B इज इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या आ गया, FA पर 0 या FB पर 0। तो दोनों का सम 0, A पर किसके कारण, B के कारण, और A पर C के कारण, दोनों का सम 0। इसको इसके इक्वल करोगे तो नेगेटिव साइन। और ये याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और अधिकतर लोग इसको पॉजिटिव आंसर लिखे हैं, लेकिन आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। समझ में आ गया? इसका मतलब पूरा कूलम्स लॉ कंप्लीट हुआ और इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।